नमस्कार कैलाश जी, आप ही के मंच पर आपका स्वागत है। और भी मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। अनीता मिश्रा जी हैं। नमस्कार अनीता जी, आपका भी स्वागत। कुछ लोग और आ जाएं तो फिर हम आज अपने इस लाइव का कार्यक्रम शुरू करें। मुझे 6 मित्र अभी दिखाई दे रहे हैं, 7। निरंतर ये संख्या बढ़ रही है। किसी भी वक्ता के लिए सुखद होता है जब उन्हें सुनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों, उनका मनोबल बढ़ता है। 10 लोग, 11 लोग आ चुके हैं। अनूप कुमार झा जी नमस्कार। और भी कुछ लोग हैं। कमेंट मुझे धीरे धीरे मेरे सामने प्रकट हो रहे हैं। 16 लोग अभी आ चुके हैं और मुझे लग रहा है कि कैलाश जी आप इजाज़त दें। 18 लोग हो गए हैं, 20 हो गए हैं। अंजनी कुमार जी नमस्कार। कैलाश जी इजाज़त दें तो मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करूं। 20 लोग आ गए हैं। मुझे लग रहा है ये बहुत सुखद है। श्रोताओं की, दर्शकों की प्रतिक्रिया। जी 20 लोग आ गए हैं। मुकेश जी भी हैं। तो कैलाश जी, क्या थोड़ी और प्रतीक्षा की जाए? क्या आपका आदेश है, बताइए। कुछ मुझे और तो नज़र नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। जी शुरू करती हूँ मैं। तो नमस्कार औपचारिक रूप से आप सभी मित्रों को फोक ब्रेन के इस मंच पर आप सबसे मैं रूबरू हूँ और इसका पूरा श्रेय देती हूँ कैलाश जी को। कैलाश जी स्वयं बहुत विद्वान हैं और उनसे एक बार उनके साथ मैंने दिल्ली में मंच साझा किया था, शायद पिछले वर्ष की बात है, और मैं बहुत मुतासिर हुई थी। उन्होंने जो भी वक्तव्य दिया, और मुझे नहीं पता था उस समय कि ऐसा एक सुखद मौका आएगा कि कैलाश जी मुझे अपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण पेज पर मुझे आमंत्रित करेंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका, और आपकी वजह से आज मैं सबसे रूबरू हूँ। चित्रा देसाई मेरी सखी मुंबई से देख रही हैं। चित्रा, तुम्हारा आना बहुत उत्साहवर्धक। तो तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ। मुझे आज फोक ब्रेन ने जो विषय दिया है वो बड़ा गंभीर, बड़ा विस्तृत और बड़ा बहुत विश्लेषण के लायक विषय है। और वो विषय है बिहारी स्त्री और मुख्य धारा। इस विषय के मित्रों दो हिस्से हैं। इस टॉपिक में 2 हिस्से हैं, बिहारी स्त्री और मुख्य धारा। बिहारी स्त्री तो एक आपके सामने भी है, और मेरे बहुत सारे जो यहाँ सुनने वाले हैं उनमें भी बिहारी स्त्रियाँ होंगी। मुख्य धारा शब्द जो है उस पर थोड़ा सा मैं एक अपना विचार देना चाहूँगी आपको। उसके बाद हम विधिवत शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। दीदी उषा किरण खान जी प्रणाम। आपके आने से हमारा मुकम्मल हुआ ये मंच। सिनी वाली है, छोटी बहन हमारी सिनी वाली, नमस्कार। बहुत खुशी आपके आने से। गीता श्री जी, आप तो ऊर्जा का स्रोत हैं। आपने तो जो विद्वत्ता का धमाल मचा रखा है फेसबुक पर, हम सब उससे ऊर्जास्वित होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। दीदी के आने से हम लोग के अंदर एकदम लगता है कि हम ज़्यादा सचेतन हो जाते हैं। तो मित्रों, मैं बात कर रही थी बिहारी स्त्री और मुख्य धारा। मुख्य धारा हम किसे मानते हैं? किसी भी समाज में जो सोच, जो विचार, जो व्यवहार बहुसंख्यक समूह के द्वारा स्वीकार किया जाता है, अपनाया जाता है, वो उस समाज का मानक बन जाता है और उसी को मुख्य धारा हम कहते हैं। फिर उस मुख्य धारा के से हटकर या उसके खिलाफ या विपरीत कोई आचरण करता है तो मुख्य धारा उसका विरोध कर सकती है। तो मैं आपको उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए पुरुष किसी भी तरह की पोशाक पहने तो कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन स्त्रियां अगर अपनी मनचाही
पोशाक पहनना चाहें या जहाँ पहनती हैं वहाँ पर देखते हैं उनके ऊपर आक्षेप किए जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि स्त्रियां मुख्य धारा में उतना दखल नहीं रखती, उतना हिस्सा नहीं रखती जितना पुरुष रखते हैं। बराबर का उन्हें अधिकार नहीं है, उनके किए पर आक्षेप उठाया जा सकता है। एक और छोटा सा उदाहरण है, तलाकशुदा पुरुष को जिस प्रकार हमारा समाज ट्रीट करता है या जिस तरह उसको लेता है, उस तरह तलाकशुदा स्त्री को नहीं लेता। तो ये छोटे छोटे उदाहरण हैं, ऐसे हजारों हम अपने दैनिक जीवन में हजारों चीज़ें देखते हैं जहाँ पर स्त्री के किए व्यवहार को मुख्य धारा के द्वारा उसकी आलोचना होती है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि मुख्य धारा में स्त्री को पुरुष के बराबर दर्जा नहीं दिया गया है। अब मुख्य धारा से स्त्री को रोकने का या पीछे रखने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो कानून के द्वारा, दूसरा सामाजिक मान्यता के द्वारा। कानून के द्वारा के लिए मैं आपको एक दो उदाहरण दूंगी। जैसे सऊदी अरेबिया में हाल तक स्त्रियों को ड्राइविंग की इजाज़त नहीं थी। ईरान में स्टेडियम में जाकर दर्शक दीर्घा में बैठकर खेल देखने की इजाज़त नहीं थी, कानून नहीं था। लेकिन अभी सौभाग्य से पिछले वर्ष ये दोनों कानून ने अनुमति दी है। तो सोचिए, इन दोनों स्थानों पर स्त्रियों को मुख्य धारा में आने से कानून ने रोका। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में अभी स्त्रियां बस चला रही हैं, कैब चला रही हैं। अब देखिए, ये कानून की तरफ से मनाही नहीं थी, वर्जना नहीं थी, किंतु सामाजिक मान्यता खुलकर नहीं दी गई थी। ये तो अब होने लगा है धीरे धीरे। तो ये कुछ एक उदाहरण ऐसे हैं जिनके द्वारा हमें पता लगता है कि स्त्री को मुख्य धारा में पुरुष के बराबर हक नहीं है, बराबर दर्जा नहीं। तभी तो कैलाश जी ने मुझे विषय दिया। अगर होता तो इस पर चर्चा की जरूरत नहीं होती। हम महिला दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि महिलाएं आज भी हाशिए पर हैं। हम हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि हिंदी आज भी राष्ट्रभाषा नहीं है। तो जब तक ये विश्लेषण के विषय बनते रहेंगे, तब तक बनते रहेंगे जब तक इन्हें पूरा एक प्रकार से पूरा अधिकार, पूरा बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा। तो अब मैं चाहूंगी कि अब सीधा साधा विश्लेषण का विषय है कि बिहारी स्त्रियां मुख्य धारा में हैं या नहीं हैं, या कितनी हैं। अब अगर बिहारी स्त्रियों की हम बात करें तो मैं पहले भारतीय स्त्री पर, क्योंकि स्त्रियों की तो एक ही जाति है, एक साझा जाति हमारी है, बिहारी हो, बंगाली हो, मद्रासी हो, जो हो। मुझे शकील जमाली जी की पंक्तियां बहुत पसंद हैं, बहुत खूबसूरत हैं। अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, वो देखो एक औरत आ रही है। मित्रों, औरत सारी पूरी कायनात की धुरी है। अगर हम देखें तो बैलगाड़ी से लेकर उपग्रह तक स्त्री पुरुष के साथ रही है, कमोवेश रही, अधिकांश रही, जैसा जो मौका रहा। सांख्य दर्शन ने भी प्रकृति और पुरुष की संकल्पना की है। स्त्री कई बार डगमगाई होगी, लड़खड़ाई होगी, लेकिन ना तो उसके कदम रुके, ना ही उसकी हस्ती मिटी। ये हम आज तक देख रहे हैं। और एक जमाना था जब भारतीय समाज पर, अब मैं आऊं, भारतीय समाज में स्त्री को सम्मान और बराबरी का अधिकार था। आप पुराना वैदिक युग देखें, दीदी यहाँ मौजूद हैं, दीदी से हमने बहुत कुछ सीखा है। तो एक ज़माना था जब भारतीय स्त्रियां भी उन्नत और बराबर की सम्माननीय थीं। उन्हें भी पुत्र के अनुसार, पुत्र की तरह पुत्रियों को भी पूरा अधिकार मिलता था। मनुस्मृति का जिक्र करना चाहूँगी। मनुस्मृति के बारे में बहुत भ्रांतियाँ हैं, वो एक अलग चर्चा का विषय है, विषयांतर ना हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर हम प्रक्षेपण बिल्कुल जो मूल मनुस्मृति को लें, उसमें आप देखिए स्त्री का, मनु जो है वो स्त्री को आदर दिलाना चाहते थे। मनुस्मृति के 12 अध्यायों में जो 9वां अध्याय है वो संपत्ति के बंटवारे को लेकर है, और उस अध्याय में 2 श्लोक हैं, 130 और 131। उसमें कहा गया है कि पुत्र के समान पुत्री को भी संपत्ति में बराबर का हक मिले। और 131वें श्लोक में तो अनूठी बात है कि अगर माता की संपत्ति है तो उस पर सिर्फ पुत्री का अधिकार होगा। तो मित्रों, कितनी बड़ी बात है कि मनु स्त्री को स्वामिनी बनाना चाहते थे, याचक नहीं। और श्रुतियों में, स्मृतियों में, पुराणों तक अगर हम आ जाएं तो स्त्रियों का सम्मान था।
आप देखिए स्मृतियों में लड़कियों के भी गुरुकुल में पढ़ने के बहुत सारे प्रसंग मिलते हैं। उसके बाद आप देखिए, कुछ मैं आपके लिए पॉइंट्स नोट कर कर लाई थी। पुराणों में कुछ कथाएं ऐसी आती हैं, बहुत लोग पुराणों को कपोल कल्पित मानते हैं, उनसे मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, पुराणों में कुछ कथाएं हैं, कपोल कल्पित हैं, तब भी कथाएं भी समाज का आईना होती हैं। आप देखिए पुराणों में कितनी ही कथाएं हैं जहाँ स्त्री का जिसने अपमान किया उसको दंडित किया गया, भले ही देवता हो। 3 छोटे छोटे प्रसंग मैं यहाँ पर आपको याद दिलाऊंगी, आप बहुचर्चित प्रसंग हैं। चंद्रमा ने देवताओं के गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा पर बुरी नजर डाली और बृहस्पति ने उनके साथ उन्हें युद्ध करना पड़ा और युद्ध में पराजित हुए और दंडित हुए। अहिल्या और गौतम ऋषि, इंद्र, ये प्रसंग सबसे ज्यादा प्रचलित है। ये सब जानते हैं कि अहिल्या को पत्थर बना दिया गया या वो पथरा गई, लेकिन ये कम लोग जानते हैं कि इंद्र को भी श्राप दिया गौतम ऋषि ने कि उसके शरीर में 1000 योनियां बन गई, जिसके कारण वो बहुत वर्षों तक गुफा में छिप कर रहा, ग्लानि में। एक प्रसंग जो कुछ कम प्रचलित है, श्रीहरि और जालंधर। जालंधर एक राक्षस हुआ करता था जिसके कारण सब बड़े प्रताड़ित थे और शिव को उसका वध करना था, किंतु उनकी पत्नी वृंदा जो बहुत ही सती नारी थी और उसके सतीत्व के कारण जालंधर का वध नहीं हो पाता था। तो बाद में विष्णु ने, श्रीहरि ने एक बड़े उद्देश्य के लिए एक छोटा गर्हित कार्य किया और वो था कि वृंदा का शील भंग किया। उसके बाद शिव जो थे वो जालंधर का वध कर पाए, लेकिन वृंदा ने भगवान को भी नहीं छोड़ा। उसने विष्णु को श्राप दिया कि जाओ तुम काले पत्थर बन जाओ, और कहते हैं कि वही विष्णु का जो शालिग्राम रूप है वो वृंदा के श्राप के कारण है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारी पुरानी संस्कृति में स्त्री बिल्कुल हाशिए पर नहीं थी, बराबर के आसन पर बैठती थी। वो पति के साथ पढ़ती थी, लिखती थी। लव कुश के साथ रामायण में आत्रेय के साथ पढ़ने का जिक्र आता है। मुख्यधारा से हाशिए से हटकर स्त्री, मुख्यधारा से हटकर स्त्री हाशिए पर कब चली गई, इस पर बहुत सारे विश्लेषण किए गए हैं। मोटे तौर पे, स्थूल रूप से अगर मैं कहूँ, जो मैं अपने विचार से मानती हूँ कि महाभारत काल से स्त्री का पतन शुरू हुआ और मध्य काल तक आते आते तो वो पुरुष की दासी, गुलाम, भोग्या बन गई। उषा किरण खान हमारी दीदी जो कहा जाए पुरातन इतिहास की एक्सपर्ट हैं, है ना, उनकी मैंने भामती पढ़ी तो उसमें देखा है, वो तो कहते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जब बुद्धिज्म था, उस समय तंत्रयान के द्वारा या कौलाचारियों के द्वारा यौगिक साधना की सफल संपादन के लिए कुंवारी कन्याओं का अपहरण होता था। इस कारण लड़कियों को विद्यालयों से उठा लिया गया, माता पिता ने उन्हें घर पर ही बिठा दिया और तभी से बाल विवाह होने लगे। तो दीदी की बातें बहुत कन्विंसिंग हैं और बहुत प्रामाणिक रही होंगी, पर कहने का मतलब है कि मध्यकाल से ऐसे आम व्यक्ति मानता है कि स्त्री का बहुत ही ज़्यादा उसके बाद जो भी हाशिए पर चली गई, शिक्षा खत्म हो गई, बाल विवाह, जितनी कुरीतियाँ, सती प्रथा। अब मित्रों, हम बिहार की बात करते हैं। ये तो था एक आम तौर पे मैंने भारतीय नारी का जिक्र किया। बिहार का हम सब जानते हैं इतिहास बेहद गौरवशाली रहा है, लेकिन वर्तमान पर बहुत सारे धब्बे, अपकीर्ति के दाग कुछ हैं भी और कुछ लगाए गए हैं। कहते हैं ना, बद से बदनाम बुरा। बिहार की स्त्रियां इतनी भी बुरी हालत में नहीं है जितनी लोग समझते हैं, दिखाई जाती हैं। कुछ क्षेत्रों को अगर छोड़ दें तो बिहारी स्त्रियों का जो अभी स्थिति है, बिहारी स्त्रियों का जो मुख्य धारा में जो दखल है, वो अन्य राज्यों के मुकाबले बेहतर है। और इसके लिए मैं आपको थोड़े से कुछ आंकड़े देना चाहूँगी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था 2015-16 में।
उसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं। मैं सिर्फ आपको आंकड़े दे रही हूँ, आप उनसे सहमत हो ना हो, लेकिन प्रामाणिक आंकड़े माने गए हैं कि बिहार में जो घरेलू महिलाएं हैं, 75% घरेलू महिलाएं घर फैसले लेती हैं। मित्रों, बड़ा सुखद अनुभूति होती है जब मैं देखती हूँ कि इस सूची में दिल्ली की महिलाएं 1% पीछे हैं। दिल्ली में 74% महिलाएं जो हैं वो निर्णय लेती हैं, हमारे यहाँ 75%। ये आंकड़े बताते हैं। घरेलू हिंसा के मामलों में महिलाओं की वजह से महिलाएं सशक्त हुई हैं, घरेलू हिंसा के खिलाफ अब आवाज़ उठाती हैं या तरेर सकती हैं, वो इस काबिल हो गई हैं। तो उसमें भी बिहार में काफ़ी सुधार हुआ है और 16% की कमी आई है। इसमें राजस्थान 1 नंबर पर है सुधार में। शादी की उम्र को लें तो शादी की उम्र में भी महिला सशक्तिकरण का ये बहुत बड़ा पैमाना है। शादी जहां बिहार में छोटी उम्र में होती थी, उसमें भी अब 21% की कमी आई है। और महिलाओं की जो 18 साल से कम उम्र में शादी होती थी, उसमें सुधार हुआ है। और महिलाओं की जागरूकता का ही असर है कि बिहार में बच्चों के वैक्सीनेशन के मामले में 29% का सुधार हुआ है। ये सारे आंकड़े मुझे बहुत उन्होंने सुखद आश्चर्य दिया, मैं बहुत खुश हुई, तो मैंने आपके साथ सोचा इन्हें बांटा जाए। और अब बिहार की स्त्री भूमिका की अगर हम विस्तार से चर्चा मैं करूंगी, हर क्षेत्र के बारे में करूंगी। मुझे कैलाश जी ने कहा है कि समय की कोई सीमा नहीं है, बस आप सुनने का धैर्य रखें। और मैंने बड़े मनोयोग से सोचा है कि आपको मैं जहां तक सूचनाएं दे सकती हूँ, थोड़ा विश्लेषण भी होगा। अब देखिए, हम बिहार की स्त्रियां अपनी पुरखिनों पर गौरव कर सकती हैं, क्योंकि जब हम अतीत के पन्ने पलटें तो हमारे बिहार में 5 स्त्रियों के नाम ऐसे हैं जो कहीं विश्वविख्यात, मेरा ख्याल है इसे कहा जा सकता है इन्हें। सबसे पहले तो सीता। मित्रों, सीता ना होती तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं, पूरी तरह नहीं बन सकते थे। तो सीता के कारण ही वो ईश्वरत्व को उन्होंने प्राप्त किया। सुजाता, जिसकी खीर खाकर भगवान बुद्ध ने अपना 49वें दिन अपना उपवास तोड़ा। आम्रपाली को कौन भूल सकता है, वो अपूर्व अनिंद्य सुंदरी जो नगर वधू थी, कुशल नृत्यांगना थी, लेकिन महान देशभक्त थी, जो देश के पहले लोकतंत्र की बेहद देशभक्त निवासिनी थी। एक महिला होकर जिसने देश के लिए किस प्रकार का उत्सर्ग दिया, ये महान कहानियां हैं, इसके बारे में सच्ची कहानियां हैं। भारती, मंडन मिश्र, जिनके बारे में कहा जाता है उनका तोता भी संस्कृत बोलता था, इतने विद्वान। आदि शंकराचार्य ने जब उनसे शास्त्रार्थ किया और वो हारने लगे या हार गए, तो सोचिए मित्रों, उस जमाने की हमारी ये पूर्वज भारती, इन्होंने कमान संभाली। और जो कहते हैं ना बिहार के बारे में कि वो तो ड्योढ़ी के अंदर रहती हैं, सामंती समाज है, आप महसूस कीजिए वो एक जमाना था जब भारती ने बीड़ा उठाया और कहा मैं वामांगी हूं। अभी तो आपने आधा पराजित किया है, मेरे पति को मुझसे शास्त्रार्थ करो। तो मित्रों, ये अपने आप में किंवदंतियां बन चुकी हैं, इतनी महान घटनाएं घटी हैं हमारे बिहार के इतिहास में। फिर भामती, वो पतिपरायण स्त्री जिसने अपने त्याग, अपने सेवा और कर्तव्य निष्ठा से वाचस्पति मिश्र के लिए ऐसी परिस्थितियां बनाई कि वे ब्रह्म सूत्र की भामती टीका लिख पाई। 18 वर्षों तक लगातार वो व्यक्ति एक तपस्वी की तरह लेखन कार्य करता रहा। तो मैं प्रणाम करती हूँ अपने अतीत की इन 5 महान नारियों को। और इसके बाद अब मैं आपको एक एक क्षेत्र के अनुसार बताना चाहूंगी कि किस प्रकार से बिहार की स्त्रियों का मुख्य धारा में कितना दखल रहा और अब कितना है, कहीं घटा भी है, कहीं बढ़ा भी है। साहित्य से जुड़ी हूँ, सबसे पहले साहित्य की बात करूंगी मैं। क्यों ना थोड़ा सा उससे पहले ब्रेक ले लूं और देखूं यहाँ पर कुछ और लोग जो आए हैं। सोशल संदेश जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, नमस्कार। पूनम कटरियार जी, बहुत स्वागत, आपके आने से मुझे खुशी हुई। और भी जितने मित्र यहाँ भी लग रहा है कमेंट सब ऊपर चले गए हैं। और सबको, गुंजन जी हैं, गुंजन कुमार झा जी, बहुत अच्छा लग रहा है, आपके उत्साहवर्धक कमेंट मुझे मिल रहे हैं, तो मेरी ऊर्जा बढ़ रही है।
तो मित्रों, हम साहित्य पर सबसे पहले आते हैं। आप देखिए, बिहार की महिलाओं ने साहित्य के क्षेत्र में प्रचुर काम किया। विद्यापति जी की पुत्र वधू चंद्रकला ठकुराइन, उन्होंने अनेक कविताएं लिखी, और मैं इसका श्रेय देती हूँ हमारी एनसाइक्लोपीडिया, हमारी क्या कहें, विदुषी दीदी उषा किरण खान ने जब मुझे ये बात बताई पिछले साल एक मौके पर, तो मैं काफ़ी हैरान हुई कि विद्यापति तो थे ही थे, और बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, मतलब उनकी पुत्रवधू ने उस जमाने में कविताएं लिखी। और आज से 150 वर्ष पुराना है बिहारी महिलाओं का साहित्य में पदार्पण जो हुआ, 150 वर्ष पुराना। अब मैं यहाँ पर कितनी महिलाएं हैं उनका जिक्र करने से पहले मुझे याद आ रहा है, हमारे देश में एक युवा लेखिका, दलित लेखिका, मुझे ये शब्द कहने अच्छे नहीं लगते, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, उस तरह के संघर्ष की याद दिलाना चाहती हूँ। आप सब बखूबी जानते हैं कौशल पंवार। हाल में गीता जी ने बहुत सुंदर, गीता जी से उन्होंने बात की थी, और अभी वो एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय में व्याख्याता हैं। मैं उनकी जीवनी पढ़ रही थी तो बड़ा मार्मिक जीवन उन्होंने जिया। एक अदद कमरे की अभिलाषा में ये किशोरी अपनी तरुणावस्था में, किशोरावस्था में तरसती थी कि मुझे कमरा मिल जाए, और उसी को पाने की चाहत में उसने संघर्ष को अपनाया और बीड़ा उठाया कि नहीं, मुझे हासिल करना है। और ये हासिल करने का जब बीड़ा इंसान उठाता है तो फिर बहुत ज़्यादा संघर्ष झेलना पड़ता है। लेकिन जब कौशल पंवार को आज अब लेखिका बनने के लिए चुनौतियां झेलनी पड़ी, संघर्ष करना पड़ा, और उसके बाद भी कितना उनमें मादा था कि वो सफल हुई, तो आप सोचिए 150 वर्ष पहले महिलाओं के लिए कितना मुश्किल हुआ होगा, कितना संकुचित था उनका आकाश। एक बंद कमरे में, कहते हैं एक खिड़की से, वहीं से सूरज की किरण आती रही होगी, सुना है हमने कविताओं में और कहानियों में। तो हमें बहुत गौरव होता है कि इतनी विषमताओं के बीच उन महिलाओं ने किस प्रकार से जो भी किया वो उपलब्धि थी अपने आप में। सन 1927 में शैलजा कुमारी का जिक्र मिलता है, जो लेखिका थी, कवयित्री थी, संस्कृत, हिंदी और भोजपुरी की। उन्होंने बाण भट्ट की कादंबरी, जो 3 जन्मों की कथा है, उसका मित्रों भोजपुरी में अनुवाद किया। और उस समय के बहुत प्रसिद्ध जो विद्वान थे, पंडित गोविंद झा, वो इतने अभिभूत हो गए उनके इस अनुवाद को देख के, बोले ये अनुवाद नहीं, अनुनाद है। ये एक प्रकार से प्रशस्ति पत्र है उनके लिए, शैलजा जी के लिए। और उनका अध्ययन क्षेत्र काफी व्यापक था। उस जमाने के लोग स्कूल कॉलेज कम जाते थे, डिग्री कम हासिल करते थे, लेकिन स्वाध्याय बहुत करते थे। अभी कल मैंने रश्मि रवीजा आशापूर्णा के बारे में लाइव कर रही थी, और मैं हैरान हो गई सुन के कि जो इतनी किताबें सैकड़ों लिख चुकी हैं, वो स्कूल नहीं गई, उन्होंने विद्यालय का मुंह नहीं देखा। तो देखो मित्रों, ये उन महिलाओं का जीवट था जिन्होंने स्वाध्याय के बल पे इतनी कुशलता हासिल की कि उन्होंने इतने सृजन कार्य किए, अद्भुत कार्य किए। और शैलजा जी योग और भक्ति से भी बहुत जुड़ी रहीं, और लोक साहित्य पर भी उन्होंने बहुत काम किया। और एक नाम बहुत महत्वपूर्ण है, शकीला अख्तर। उर्दू के साहित्य की दुनिया में जिन्होंने अपनी पहचान बनाई बहुत पहले, आज की बात नहीं है। सोचिए, देश भर में प्रसिद्ध हुई। 1936 का वो जमाना था। तो ये नमन करते हैं हम इन महिलाओं को। और उसके बाद तो एक बहुत लंबी सूची है, लंबी श्रृंखला है। प्रकाशवती नारायण, शांता सिन्हा, बिंदु सिन्हा, कुमारी राधा, शांति सुमन आदि बहुत सारे उल्लेखनीय नाम हैं जिन्होंने कविता के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को दर्ज किया। और हमारी दीदी ने, उषा किरण खान ने, आयाम के माध्यम से बीड़ा उठाया है कि इन महिलाओं की जो रचनाएं खो गई हैं, या जो छिपी हुई हैं, या धूल खा रही हैं, उनको आप सबके सामने लाना है, दुनिया के सामने उनको प्रकाशित करना है। और हम सब दीदी के साथ हैं इस महत्वपूर्ण काम में। और इसके आगे एक महत्वपूर्ण नाम है डॉक्टर मृदुला सिन्हा का। सोचिए मित्रों, छपरा के गांव से गोवा के राज्यपाल हाउस, गवर्नर हाउस तक की यात्रा उन्होंने की, और किस प्रकार से उनकी इतनी किताबें, उन्होंने 50 से अधिक कृतियां लिखी कि मैं उनका नाम लूंगी तो समझिए कि समय कम पड़ जाएगा। तो उन्होंने भी बहुत बहुत लिखा और बहुत मकबूल हुई उनका लिखा। उसके बाद जो अगला नाम है, वो तो आप कहें कि मेरी शायद निजी ये भावना है उनके प्रति,
निजी श्रद्धा है उनके प्रति। और वो बिहार में, बिहार क्या देश के मतलब साहित्य के जाज्वल्यमान आकाश में वो एक मणि है, ध्रुव तारा है हमारी और आपकी पद्मश्री डॉक्टर उषा किरण खान। 40 से ज़्यादा किताबें लिख चुकी हैं। और मित्रों मैं आपको बता दूं, अभी लॉकडाउन में उनसे मेरी कभी कभी बात होती है, पता नहीं दर्जनों किताबें जो हैं वो अभी उनको अपने खजाने से निकाल रही हैं, आधी अधूरी, और हमारे सामने हम प्रतीक्षा में हैं कि वो हमारे सामने कब प्रकाशित होकर आएंगी और पूरा साहित्य समाज जो है समृद्ध होगा। भामती उन्होंने लिखी, जिस पर उनको साहित्य अकादमी मिला, पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली बिहारी महिला। सोचिए कितने गौरव की बात है। तो कौन कहता है बिहारी महिलाएं जो हैं वो मुख्य धारा में नहीं है, साहित्य में तो उन्होंने सिक्का जमा दिया है। उसके बाद अभी हाल में भारत भारती सम्मान भी उनको मिला। इसी श्रृंखला में मैं बिहार कोकिला डॉक्टर शांति जैन का नाम लेना चाहूँगी। उन्हें भी हाल में एक बड़ा पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मिला है। मित्रों, संगीत और साहित्य दोनों में बराबर उनके जो अवदान हैं, उनके जो उन्होंने जो हमें दिया, अश्मा और चंदन बाला जैसे प्रबंध काव्य लिखे, ढेर सारे पुरस्कार जीते उन्होंने, राष्ट्रीय स्तर के बृहद योगदान उनका रहा। उन्होंने लोक साहित्य इतना विपुल रचा है और लोकगीत। और एक सबसे मशहूर बात उनके बारे में कि हमारे और आपके जेपी लोकनायक अनिद्रा के शिकार थे और शांति जैन जी की भजन सुनकर वो सोते थे। और उन दिनों आकाशवाणी से शुरुआत ही डॉक्टर शांति जैन के गीतों से होती थी। तो हमारे लिए गौरव की बात है। उनका नाम भी, स्वर्गीय मिथिलेश कुमारी को भी मैं ज़रूर गिनना चाहूँगी इसमें। उनकी जन्मभूमि बिहार नहीं है, लेकिन मित्रों वो जितना वो अपनी जन्मभूमि में नहीं रही, उससे ज़्यादा वो बिहार में रही। उनकी कर्मभूमि संस्कृत की उद्भट विदुषी, उन्होंने हिंदी और संस्कृत में बहुत लिखा, पत्रिकाएं चलाईं, बहुत लोगों को वो आगे लेकर आई, प्रकांड विद्वान थी, वो विदुषी थी। उसके बाद तो लंबी फहरिस्त है। कुछ आज हमारे बीच हैं, कुछ को हमने खो दिया। रमणिका गुप्ता, शिफालिका वर्मा, रीता शुक्ल, अनामिका, रश्मि रेखा, गीता श्री, कविता, आशा प्रभात, वंदना राग, पंखुड़ी सिन्हा, पूनम सिंह, बहुत लंबी ये सूची है। और ये फहरिस्त देखकर हम सबकी लेखनी को भी बल मिलता है। ये सब स्थापित नाम हो चुके हैं आज और बड़ी तेज़ी से ये पुरुषों के वर्चस्व वाले क्षेत्र में ये परचम लहरा रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मनोबल को बढ़ाने वाली हैं। और हम जानते हैं कि साहित्य मित्रों एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो स्त्रियों को हाशिए से मुख्यधारा तक की उड़ान भरने के लिए मजबूत पंख देता है। और सचमुच महिलाओं की परवाज़ इससे बहुत बढ़ी है, लिखने वालों की भी, पढ़ने वालों की भी। तो इस लिहाज से बिहार की स्त्रियां हमने देखा लंबे समय से साहित्य में अपना सिक्का जमा रही हैं। अब आपकी इजाज़त हो तो मैं राजनीति पर आना चाहती हूँ। राजनीति के क्षेत्र में भी महिलाओं ने, नमस्कार मित्रों, आपके सुंदर सुंदर कमेंट्स के लिए शुक्रिया। और आगे अब हम राजनीति पर आते हैं। वही बात, बिहार के बारे में ये जो एक फलसफा है, एक ये जो धारणा है कि सामंती समाज में महिलाएं जो हैं बिहार की दहलीज नहीं लांघती हैं। मित्रों मेरी इस बात को आप ज़रा गौर कीजिए। स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? आज कितने वर्ष हो गए? उस समय बिहारी महिलाओं ने कितना काम किया है। आप में से, मुझे पता है यहाँ बहुत विद्वान लोग भी हैं, जानते होंगे। जो नहीं जानते उनको ये अचंभित करेगी बात कि महिलाओं ने चौखट से बाहर निकलकर आज़ादी की लड़ाई में जो भूमिका निभाई, मुझे लग रहा है वो आज से भी अधिक है। आज इतनी नहीं है जितनी उस समय थी। 1917 में गांधी जी का जब पदार्पण हुआ, बिहार आए वो, तो महिलाओं का उनके द्वारा चलाए आंदोलन की ओर, क्योंकि गांधी जी तो देश के प्रतिमान थे। जहाँ उनकी एक कदम चलता था वहाँ हजारों कदम पीछे चलते थे, तो महिलाएं कैसे पीछे रहती। तो 1919 तक कस्तूरबा गांधी की प्रेरणा से कुछ नाम लेना चाहूँगी। सरला देवी, प्रभावती जी, राजवंशी देवी, सुनीता देवी, राधिका देवी, भगवती देवी, उर्मिला देवी, ये सारी वीरांगनाएं थीं जिन्होंने आंदोलन
आंदोलन को कई तरह से लीड किया। एक आंदोलन नहीं, अनेक आंदोलनों को लीड किया। और हम सब जानते प्रभावती जी जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी थी, और हमारे प्रथम राष्ट्रपति श्रद्धेय डॉक्टर राजेंद्र बाबू की पत्नी थी राजवंशी देवी, और बहन थी भगवती देवी। कितने महान कार्य इन महिलाओं ने किए। और बहुत सारी जो वहाँ के, जो उस जमाने के मशहूर पुरुष हुआ करते थे समाज में, प्रसन्न सिंह जी की पत्नी सुनीति देवी, बैकुंठ शुक्ल जी की पत्नी राधिका देवी, और पटना की सीसी दास थी श्रीमती उर्मिला देवी। अच्छा, इन्होंने बहुत काम किया चरखा का और स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार। और उसके बाद प्रभावती देवी जी ने देश बंधु कोष के लिए अपने आभूषण तक जब दान किए तो उनकी देखा देखी अनुसरण किया। बहुत महिलाओं ने अपने कीमती जेवर जो है देश के लिए उन्होंने दान कर दिए। नमक आंदोलन में भी बिहारी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। शैलबाला राय नाम आता है, जिनके भाषण से प्रभावित होकर संथाल परगना की महिलाओं ने मित्रों नमक कानून तोड़ने की हिमाकत की, जुर्रत की, साहस किया। दुस्साहस माना जाता था, लेकिन ये वीरांगनाएं थी ये महिलाएं। श्री राम बहादुर की पत्नी ने सासाराम थाने के समक्ष नमक कानून तोड़ा। मतलब जो जहां था वो नमक कानून तोड़कर गिरफ्तारी भी दी इसने अपनी। हजारीबाग की सरस्वती देवी, साधना देवी, मित्रों इन्होंने 6-6 महीने की सजा भोगी। गिरडी की मीरा देवी को भी गिरफ्तार किया गया। पटना की श्रीमती हसन इमाम, विंध्यवासिनी देवी, जिन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई और धरने प्रदर्शन किए। मुंगेर की श्रीमती शाह मोहम्मद जुबैर ने भी काम किया। मतलब इतने नाम है कि मुझे लग रहा है बहुत समय लेने वाली चीजें हैं ये। संथाल परगना की जो साधना देवी थी, सोचिए उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जब फांसी दी जाने लगी तो मित्रों उन्होंने उसके विरोध में विराट सभा का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया, पुरुषों ने भाग लिया। तो इन लोगों ने सिर्फ भागीदार नहीं थी, इन्होंने नेतृत्व भी किया। राजेंद्र प्रसाद जी की पत्नी राजवंशी देवी और चंद्रावती देवी ने 1.5 साल तक जेल की यातनाएं भी झेली, जेल का कारावास भोगा। ये बातें बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं हैं। आज माफ़ कीजिए, आज जो राजनेताओं की पत्नियां हैं वो सत्ता का सुख भोगती हैं, लेकिन सोचिए हमारी इन बिहारी महिलाओं को, जिन्होंने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने को झोंक दिया। बहुत सारे नाम हैं मित्रों, खादी आंदोलन की बात है और बहुत सारे इन्होंने। लेकिन बस ये है कि आज दुर्भाग्य कि आज राजनीति में महिलाओं की स्थिति नगण्य है। ये एक अलग विश्लेषण का विषय है कि इसके पीछे क्या कारण रहे। लेकिन अभी मैं आपको कम से कम उनकी याद दिलाना चाह रही हूँ, उनको मैं उनकी उपस्थिति यहाँ पर बताना चाह रही हूँ कि उन्होंने क्या क्या किया। आप सोचिए, जिन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम और जेपी आंदोलन में पुलिस की लाठी खाई, डंडे खाए, वो आज सत्ता पर आसीन है। लेकिन ये महिलाएं जिन्होंने उस समय काम किया, उनको आज़ादी के बाद तक भी जो जीवित रही, कोई विशेष उनको इसका प्रतिफल नहीं मिला, उन्हें कोई इसका पुरस्कार उस तरह नहीं मिला। आज वर्तमान संसद में बिहार की केवल 3 महिला सांसद हैं। आप सोचिए कितना बड़ा बिहार, कितना बड़ा राज्य है, और विधानसभा में केवल 11% महिला विधायक हैं। जिला बोर्ड में उनका प्रतिशत अच्छा है, जब से सरकार ने महिलाओं की ये बढ़ाई है प्रतिशत की 50% भागीदारी हो, तो जिला बोर्ड में उनकी प्रतिशत 60% के आसपास है। लेकिन मित्रों सच कहूँ, और पंचायत में 50% है। लेकिन फिर वही बात आती है, जो आंकड़े कहते हैं ज़मीनी हकीकत कुछ और है। मैंने अभी हाल में एक वेब सीरीज़ देखी, पंचायत। बिल्कुल मुझे लग रहा है बिहार की कहानी थी। हमारी बहुत सारी महिलाएं प्रधान हैं, लेकिन वो घर में चौका चूल्हा ही करती हैं, प्रधान पति ही दफ्तर में काम करते हैं। हालांकि इसमें भी परिवर्तन आया है। ये बात कुछ वर्ष पहले तक है, अब देख रहे तेजी से महिलाएं जो हैं वो समझ रही हैं कि मुझे कलछुल भी चलाना है और कलम भी चलानी है। तो ये इसमें और हम उम्मीद रख रहे हैं, उम्मीद की किरण है कि पिछड़ेपन के बावजूद बिहारी महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है ग्राम पंचायतों में या जिला बोर्ड में, ये अन्य बहुत सारे राज्यों से अधिक है। अब मित्रों, समाज सुधार की अगर बात करें, समाज सुधार में भी महिलाएं कम नहीं हैं। बिहारी महिलाएं,
आप जानते हैं हमारे बिहार में, मैं समय देखो, समय कितना हुआ, काफ़ी समय हो गया, 37 मिनट हो गए हैं। मैं सोच रही हूँ 1 घंटे से ज़्यादा नहीं बोलूँगी। सामाजिक सुधार की दिशा में बिहारी महिलाएं बढ़ चढ़ कर काम कर रही हैं। आप देखिए, हमारे राज्य में शराबबंदी लागू हुई और साथ में दहेज विरोधी। आपको क्या लगता है, क्या महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं के दबाव, महिलाओं के आग्रह के बगैर ये होता? नहीं होता। और ये महिलाओं की जो कहा जाए उत्थान में ये 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने कई स्थलों पर माना कि शराबबंदी के जरिए ही महिला स्त्री हिंसा को कम किया जा सकता है। हालांकि एक विरोधाभास बता दूं, गांधी जी का जब दांडी मार्च शुरू हुआ तो उन्होंने महिलाओं को मना कर दिया कि महिलाओं को अनुमति नहीं दी कि हम महिलाएं इसमें भाग नहीं लेंगी। लेकिन महिलाओं ने उस समय जो अपनी जिद पकड़ी और जो गांधी जी को उन्होंने इतना दबाव डाला कि गांधी जी को अंत में अपना ये वापस लेना पड़ा और महिलाओं को इजाज़त देनी पड़ी, और तब महिलाएं उनके साथ दांडी मार्च में शामिल हुई। तो कहने का मतलब है, महिलाएं आज जो हमारी जो महिलाएं हैं, शराबबंदी और इसको आप सोच लीजिए, दिल्ली और बंगाल से शुरू हुआ था ये आंदोलन शराबबंदी के खिलाफ, दहेज के खिलाफ, लेकिन इसका जो ज़मीनी काम हुआ है उसके परिणाम बिहार में ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक मौन क्रांति है। जो बिहार की जो बेटियां हैं, बिहार की जो महिलाएं हैं, वो एक प्रकार से अपना एक नया क्रांति का इतिहास लिख रही हैं। और अब हमारी जो बेटियां हैं वो दहेज की बलि पर चढ़ने से बचेंगी। घरेलू था। अब मित्रों, मैं उद्योग के क्षेत्र की ओर आना चाहती हूँ, और मुझे लग रहा है कि आप में सुनने की क्षमता, आप कहीं बोर तो नहीं हो रही कि लगातार भी एकालाप चल रहा है ये। लेकिन अब विषय मुझे कुछ ऐसा मिल गया है, मैं क्या कहूँ इस विषय में। तो क्योंकि मेरे पास इतना खजाना मिला है मुझे कि मुझे लग रहा है कि हमें जानना चाहिए ये जी। ओके, तो उद्योग के क्षेत्र में देखिए, पटना में वर्ष में 2 बार पटना महिला उद्योग मेला लगता है। बहुत सालों से बिहार की उद्यमिता और कुटीर उद्योग को ये आगे ला रहा है, उसका आईना बना हुआ है। और 1995 से ये शुरू हुआ, और सोचिए कि आज हजारों महिलाएं बिहार की गांव-गांव, सुदूर प्रांतों में, हमारी बहुत प्रिय मित्र हैं उषा झा जी, जो इसकी मुखिया रही हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। और बहुत सारे और भी नाम हैं, और भी महिलाएं हैं, और इनका काम है कि उद्यमिता की पहचान हो। पहले बिहार को जो लोग हाशिए पर डाल के, बिहार में है ही क्या, बिहार की में क्या उसकी संस्कृति, कुटीर उद्योग, ये सिर्फ जो हमारी सांस्कृतिक कलाएं हैं, इनको आगे लाने का काम कर रहा है। और किस प्रकार से वो उन्होंने संघ की स्थापना की, जो न केवल उनकी पहचान कर रहा है, बल्कि वो बिक्री के लिए जो है बाजार भी प्रदान कर रहा है। और मित्रों, आज खुशी की बात है कि लाखों की वार्षिक टर्नओवर है इन मेलों के कारण। अब इसमें 2-4 नाम, विनायक भोग लड्डू, अक्षत सत्तू, अक्षत नमकीन, और बहुत तरह के अचार हैं, चटनी हैं, ये सब जो घरेलू, जो बिहार की हमारी जो पाक कला से संबंधित चीज़ें हैं। और बहुत सारी हमारी जो कुटीर उद्योग हैं, हमारे मिथिला पेंटिंग है, एप्लीक वर्क है, टिकुली है ना, उसके बाद क्राफ्ट है, सुजनी वर्क है, इन सबको बाजार मिला है। भागलपुर की मनोरमा देवी का मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगी, जिन्होंने 5 औरतों के साथ सुजन संस्था की शुरुआत की, और आज सैकड़ों महिलाओं को उन्होंने रोजगार भी दिया, पहचान भी दी, और बिहार को वित्त भी यहाँ पर आ रहा है एक प्रकार से। तो मित्रों, ये इससे बड़ा और क्या योगदान होगा जो बिहार के अर्थव्यवस्था में आज महिलाएं योगदान दे रही हैं बिहार की। पटना की शाजिया कैसर, जिन्होंने शू लॉन्ड्री एक अनूठा प्रयोग, शू लॉन्ड्री कंपनी का उन्होंने मतलब शुरुआत की, और उसको वो बखूबी चला रही हैं। तो ये
पुष्पा चोपड़ा दीदी, बहुत शुक्रिया, आपने ठीक कहा। पुष्पा चोपड़ा जी ने इसकी महिला उद्योग की संस्थापिका जो आज हमारे बीच नहीं है, बहुत ही उनका जो बेशकीमती जो उन्होंने शुरुआत की, जो बेमिसाल शुरुआत की, उसका आगे जो महिलाएं हैं वो उसको आगे लेकर जा रही हैं। ये बड़ी बात है। किसी संस्था को खड़ा करना आसान है, उसको चलाना और उसमें निरंतर उसको सफलता प्राप्त कराना, ये उसके पीछे जो ब्रिगेड है उसका काम है, और इसमें सैकड़ों महिलाएं लगी हैं। तो मित्रों, अब मैं खेल जगत के बारे में कहना चाहूंगी कि खेल जगत में तो बिहारी ललनाएं परचम लहरा रही हैं। बरौनी से 11 लड़कियों ने फुटबॉल में विभिन्न स्तरों पर, चाहे वो जिला स्तर हो, राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय, उन्होंने इतना नाम कमाया है कि हम क्या कहें, हमारा गौरव से सर ऊंचा होता है। 16 साल की शिवांजलि बेगूसराय से, जो आज मतलब शीर्ष पर है। नीतू चंद्रा मेरी स्टूडेंट रही एक ज़माने में, मुझे खुशी है बताने में। ताइक्वांडो में उसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का बहुत पहले प्रतिनिधित्व किया था। बिहार की बेटी श्रेयसी सिंह, हम जानते हैं, स्वर्गीय दिग्विजय जी की पुत्री, कॉमनवेल्थ खेलों में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक हासिल किया और हाल में उसे प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। बक्सा घाट की 3 सोरेन बहनें, मन अभिभूत हो जाता है जब हम देखते हैं हमारी आदिवासी बेटियां, हमारी सुदूर गांव की, कस्बों की लड़कियां, शालिनी, रश्मि और रितिका राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी खिलाड़ी बनकर प्रदेश का नाम ऊंचा कर रही हैं। सिवान के लक्ष्मीपुर गांव की बेटियां, मित्रों, सुखद आश्चर्य होता है, इन्होंने खेतों में अभ्यास किया। खेतों में, जैसे हमने एक फिल्म में देखा था, कौन सी फिल्म आई थी जिसमें वो आमिर खान की, तो खेतों में दंगल, उसी तरह इन बच्चियों ने अपने खेतों में खेल का अभ्यास करके इन्होंने स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक जीते। और आज इनके घर के कमरे में जगह नहीं है, इतने पदक जीते। और इन्होंने ऐसे ऐसे जौहर दिखाए हैं, मतलब, और किसमें, हॉकी, फुटबॉल, हैंडबॉल से लेकर उन्होंने रेसेस में, दौड़ में धाविका भी हैं ये। तो इन बच्चियों के साथ फहरिस्त बहुत लंबी है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में जो नाम ऊंचा कर रही हैं। कुछ का नाम मैं और लेना चाहूंगी, सिर्फ नाम लूंगी, नहीं तो अन्याय लगेगा मुझे। धर्मशीला कुमारी, रिंकू कुमारी, राधा कुमारी, चंदा, अंतिमा, उषा, प्रियमवदा, सलमा खातून, मंजू, निष्मा, रागिनी, गायत्री, प्रियंका, चंपा, मधु, काजल, मतलब 50 से ज्यादा ये बच्चियां हैं। और मित्रों, अचंभे की बात है, ये ज्यादातर बच्चियां इसमें मजदूरों की बेटियां हैं, पंक्चर बनाने वालों की बेटियां हैं, किसानों की बेटियां हैं, सब्जी बेचने वालों की बेटियां हैं। अब बताइए, जब ये बच्चियां आज यहाँ पहुंची हैं, तो आपकी और हमारी बच्चियां तो क्या कहें, ये प्रेरणा देती हैं और हमें भावुक करती हैं। मित्रों, फिल्म और मीडिया की ओर आऊंगी मैं, संदेश बहुत कम देख पा रही हूँ। वीना अमृत, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ, सुंदर विश्लेषण नहीं है, सुंदर ये श्रृंखला है, सुंदर ये खजाना है, जो इसने मुझे सचमुच चमत्कृत किया है। ये किसान चाची जी, बिल्कुल ठीक कहा शाइस्ता जी, इन्होंने भी बहुत काम किया। किसान चाची को आज कौन नहीं जान रहा है, गांव से लेकर शहर तक। बिल्कुल, तारकेश्वरी सिन्हा, नीलिमा जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये तो आज की बात नहीं है, सचमुच तारकेश्वरी सिन्हा, फिर मीरा कुमार हैं हमारी, ऐसे तो बहुत। तो मन ज़्यादा तब प्रभावित और खुशी से झूमता है जब देखते हैं कि बहुत मामूली तबके की हमारी जो बेटियां हैं बिहार की, वो भी आज बहुत मुख्य धारा में अपना सिक्का जमा रही हैं। मैं फिल्म और मीडिया पर थोड़ा से नाम गिनवाना चाहूँगी। वो लड़कियां जिनकी जड़ें बिहार से जुड़ी हैं, भले ही उनका जन्म नहीं हुआ, उनके माता पिता का जन्म हुआ, भले ही वो आज बिहार में नहीं है, वो देश विदेश में हैं, लेकिन वो आज अपनी कला का जौहर दिखा रही हैं। सोनाक्षी सिन्हा हैं उसमें, जो शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी हैं। हालांकि मैं इस खुले मंच से साफ कहती हूँ, मुझे बहुत तकलीफ हुई थी एक बात को जानकर कि मेरी बेटी जो है वो फिल्म समीक्षक है। मेरी बेटी ने एक बार सोनाक्षी सिन्हा को इंटरव्यू किया
और मेरी बेटी ने सोनाक्षी को कहा, ये बात शायद मुझे यहाँ कहनी चाहिए या नहीं, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि हम अगर कुछ कर रहे हैं तो हमें अपने बिहार को उसका श्रेय देना है। मेरी बेटी ने कहा कि वी बोथ आर फ्रॉम द सेम सिटी, एंड यू नो व्हाट शी सेड? शी सेड, नो, आई एम नॉट फ्रॉम पटना, आई एम फ्रॉम मुंबई। लेकिन मित्रों, ये हमारी महानता है कि हम उसे अपनी बेटी मानते हैं, भले हमारी बेटी ना माने। तो सोनाक्षी सिन्हा का नाम मैं लूंगी, नीतू चंद्रा, नेहा शर्मा, संदली सिन्हा मुजफ्फरपुर की, प्रणति प्रकाश, मुझे गौरव है कहने में ये भी मेरी स्टूडेंट रही है, मैंने पढ़ाया है। ये शिक्षण संस्थान से लौटते बस में मेरे साथ बैठती थी और आज बहुत अच्छा कर रही है। और टीवी की दुनिया में देखिए आप, रतन राजपूत है, और हमारी बहुत प्रिय कनुप्रिया शंकर पंडित है। कनुप्रिया शंकर पंडित जिस परिवार से हैं, उन्हें ये परचम लहराना ही चाहिए। हमें बहुत खुशी है, और उनकी कोई भी सीरियल, कोई भी फिल्म हम लोग विशेष तौर पर समय निकाल कर देखते हैं, और हमें गौरव होता है हमारी बेटी है, हमारे घर की बच्ची है। और उसके बाद आप देखिए ग्लैमर वर्ल्ड में, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में बिहारी लड़कियां देखिए, श्रीनी सिंह, ऋचा सिंह। आपको लगेगा कि मैं थोड़ी पक्षपाती तो नहीं बन रही, ऋचा सिंह भी मेरे शिक्षण संस्थान की बच्ची है। मिसेस ब्यूटी कॉन्टेस्ट इन लोगों ने जीता, और इन लोगों ने देश का नाम रोशन किया। और उसके बाद मीडिया में तो कभी कभी मुझे लगता है, अगर मीडिया से, लोग कहते हैं मीडिया से अगर बिहारी निकल जाए, गीता श्री शायद सुन रही हैं, तो मीडिया लड़खड़ा जाएगा। ये बात सही है, पुरुष तो हैं ही इतने, स्त्रियां भी जितनी भी हैं वो दांत खट्टे कर रही हैं। मतलब समझिए, वो इतना बड़ा कंपटीशन दे रही हैं। हमारे श्वेता सिंह है, श्वेता झा है, अंजना ओम कश्यप, ये 3 नाम तो प्रमुख उसमें हैं। और पीछे कैमरा के पीछे कितनी है, कितनी प्रिंट मीडिया में है। तो मित्रों, बहुत खुशी होती है। प्रिंट मीडिया का ये भी बहुत लंबा ये है। उसके बाद में हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा शाइस्ता जी, नेहा शर्मा भागलपुर की हैं। रिटायरमेंट के बाद मैं भी एजटेक की कंपनी, अरे बहुत बढ़िया जगत में आ चुकी। अरे मुझे देखने में थोड़ी दिक्कत पड़ रही है। नीलिमा दी कहती हैं, मैं रिटायर होने के बाद मैं भी हाँ, एग्रीटेक कंपनी। ओके, वाह दीदी, आपके लिए बहुत जोरदार तालियां, और अभी से आपको अग्रिम शुभकामनाएं। और हम जानते हैं आप जो करेंगी वो सफलता के कीर्तिमान स्थापित करेगा। शिक्षा, न्याय, विज्ञान और तकनीक, इसमें मैं मिला जुला कर आपको बोलूंगी मित्रों, बहुत सुंदर, बहुत सुखद ये आंकड़े हैं। 1978 में आशा खेम का एक नाम आता है, जो 1978 में यूके शिफ्ट हो गई, चली गई। और सोचिए मित्रों, इंग्लिश ना जानते हुए भी शिक्षा के क्षेत्र में, मुझे सुनाते समय रोमांच आता है, प्रिंस चार्ल्स से उनको डेमहुड की उपाधि मिली। जैसे पुरुषों को मिलती है, ऐसे स्त्रियों को डेमहुड की उपाधि प्रिंस चार्ल्स ने दी। और किस क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में। सोचिए, जो अंग्रेजी नहीं जानती थी। तो मित्रों, भाषा का कोई बंधन नहीं, हम चाहें तो क्षितिज को नाप सकते हैं। और हम उन पुरखिनों की औलादें हैं, उनकी संतानें हैं, और हम सशक्त हैं। प्रकृति ने ही हमें स्त्री बनाया, इसलिए कि हमें पुरुषों से आगे बढ़कर कुछ खास दिखाना है। तो आशा खेमका जी के बाद बिहारी मूल की अर्पिता विनय, सेंट्रम वेल्थ मैनेजमेंट की निदेशक, जो अभी मुंबई में है, बिजनेस वुमेन है। वर्ल्ड वीमेन लीडरशिप कांग्रेस अवार्ड से इन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्हें नवाजा गया। तो ये मुझे लग रहा है हमारे बिहार को नवाजा गया, मुझे नवाजा गया, आपको नवाजा गया। एक एक बेटी जो है वो हमारे बिहार के नाम को आगे लेकर जाती है। उसके बाद ज्ञान सुधा मिश्रा जी, सुप्रीम कोर्ट में बिहार की पहली महिला जज, न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा जी का नाम लेते हुए हम गौरवान्वित होते हैं। और पटना हाईकोर्ट की पहली महिला जज जस्टिस IP सिंह, इनके बारे में मैं बहुत ज़्यादा मैं ये कह नहीं सकती उसके साथ प्रमाण के साथ कि ये इनकी जन्मभूमि, इनकी कर्मभूमि तो है, और पटना में स्थायी रूप से निवास करती हैं। लेकिन मैंने इनका नाम ज़रूर मैं यहाँ पर लेना चाहूँगी, और मैंने लिया। और हाल में जस्टिस मृदुला मिश्र,
वो भी सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। तो महिलाओं ने न्याय के क्षेत्र में भी सोचिए, जो बैठकर कितने ही पुरुषों के साथ पुरुषों के द्वारा की जाने वाली जिरह में फैसले देती हैं, जो मेज के इस पार बैठती हैं और पुरुषों को संबोधित करती हैं। तो मित्रों, बिहार जो है वो अप्रतिम है। बिहारी महिलाएं जो हैं वो कहीं से कमतर नहीं है। हिमानी दत्त, मिथिलांचल ने तो हमें इतना कुछ दिया है, पता नहीं मिथिला की मिट्टी में क्या है। ये कोई पक्षपात की बात नहीं है, सब जगह, हालांकि मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और एक से एक गया है, सिवान है, हर जगह से तरह तरह, लेकिन मिथिलांचल का जो बौद्धिकता है उसकी कोई सानी नहीं है। पहली पायलट जो बनी महिला पायलट हिमानी दत्त मिथिलांचल की थी, और भावना कांत पहली लड़ाकू विमान की पायलट बिहारी थी। तो महान मतलब ये कहा जाए कि क्या कहें, ये दस्तावेज में दर्ज हो चुका है, इनका नाम इतिहास बना चुकी हैं। ये बिहारी मूल सुनने में अक्षम है। सोचिए मित्रों, इनके बारे में भी ये कमाल की बात है कि अमेरिका में फिल्म मेकर हैं जो सुन नहीं सकती, और उपन्यासकार भी हैं। इनका उपन्यास उर्दूस्तान खूब चर्चा में है, उर्दूस्तान। और हमारी गया की बच्ची सबा, सलाम करते हैं हम सबा को, जिसने 100% अंक, पहली 2 बातें की। एक तो 100% अंक पाने वाली एकमात्र भारतीय, दूसरा नासा से 100% स्कॉलरशिप इस बच्ची को मिली। ये कौन थी? बिहारी। तो बहुत बड़ा काम कर रही हैं। और उसके बाद अगर हम रेडियो के फील्ड में देखें, आकाश, आरजे अंजलि की तरह अनेक लड़कियां हैं जो रेडियो जॉकी का बनकर नाम कमा रही हैं। यानी जिन क्षेत्रों में लड़कियां नहीं जाती थी, मैंने वो फील्ड आपको बताया, ग्लैमर के फील्ड, आपको खेल जगत, राजनीति, जिनको मानते थे महिलाओं के लिए अस्पृश्य हैं, अछूते हैं, ये आज देखिए हर क्षेत्र में। और मेरे ही शिक्षण संस्थान की एक बच्ची गुंचा सनोवर 2014 में मित्रों यूपीएससी में उसने शानदार रैंक हासिल करके प्रशासनिक सेवा को उसने ज्वाइन किया। और बहुत लड़कियां उसके पीछे कतार में लगी हैं। कितनी ही बिहारी लड़कियां आ रही हैं और आने वाली हैं, आएंगी, हमें इसका पूरा भरोसा है। चित्रकला में आप देखिए, पिछले वर्ष बिहारिन करके यहाँ पर एक हुआ था कार्यक्रम, मैं भी उसमें शामिल हुई थी, बिहारिन के बैनर तले, जिसमें बिहार की 9 महिलाओं ने चित्रकला की प्रदर्शनी लगाकर देश भर के कला मर्मज्ञों का ध्यान खींचा। और अद्भुत पेंटिंग्स, वो पूरी गैलरी देखकर मतलब लगता है किसी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वो गैलरी थी। और हमारी जो बहुत ही मशहूर मीनाक्षी झा बनर्जी की पेंटिंग्स थी उसमें। और ऐसे बहुत सारे नाम हैं, मैं सब नाम यहाँ नहीं गिनवा रही, कुछ अब केवल प्रतिनिधित्व के तौर पर आपको कुछ नाम ले रही हूँ। आकांक्षा शंकर मुंगेर से, उन्होंने बुलबुली संस्थान की स्थापना करके महिलाओं को पेन क्राफ्ट नामक चित्रकला सिखाने का काम शुरू किया, और बखूबी वो इसको कर रही हैं और बहुत महिलाएं सीख भी रही हैं। केवल ज़रूरी नहीं है कि हम किताबी शिक्षा प्राप्त करके हम दफ्तरों में कलम घिसें, या हम एडमिनिस्ट्रेटर बने, या हम स्कूल में पढ़ाएं। मुझे लग रहा है हाथों में भी बहुत जादू है। बिहारी महिलाओं के हाथों में इतनी कला है, और उस कला के लिए अब बहुत सारे पायदान मिल रहे हैं, बहुत सारे मंच हमें मिल रहे हैं। रश्मि झा ने बहुत बड़ा कमेंट लिखा है, मैं रश्मि अभी पढ़ती हूँ आपका कमेंट, थोड़ा सा मैं पूरा कर लूँ बस, मुझे लग रहा है पूर्णाहुति की ओर है। संगीत के क्षेत्र में मित्रों, संगीत के क्षेत्र में साहित्य के साथ साथ महिलाओं की, साहित्य में तो है ही, संगीत में एक अभिनव उपलब्धि है। कुछ लोग जरूर इसको जानते होंगे, जो मैं अभी आपको गिनवाने जा रही हूँ। बिहार के दानापुर गांव की दलित महिलाओं ने बिहार का पहला, संभवतः हम कह सकते हैं पूर्वी भारत का पहला ऑल वुमेन बैंड बनाया है। आप सोचिए, गांव की महिलाएं। और मित्रों आप हैरान होंगे, इस बैंड में 20 वर्ष से 60 वर्ष तक की उम्र के महिलाएं हैं जो इसका हिस्सा है। और
सबसे ख़ास बात, ये महिलाएं दलित समुदाय से आती हैं। तो कौन कहेगा कि बिहार में दलितों का दमन होता है? कौन कहता है कि दलित महिलाएं कुंठित हैं? हम साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, कोई आगे कोई पीछे, कोई नेतृत्व कर रहा है, कोई अनुसरण कर रहा है, लेकिन हाँ, औरतें अपने पांव की छाप बना रही हैं जिस पर अनंत महिलाएं अभी आगे चलने वाली हैं। तो बहुत सारे क्षेत्र छूट भी गए होंगे। अब मैं थोड़े से कमेंट्स पढ़ लूँ, मैं इतिश्री करने जा रही हूँ। अच्छा, रश्मि झा जी ने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ताओं का नाम भी होना चाहिए, ज़मीनी स्तर पर काम करने वाली। मुझे लगा रश्मि जी आपने बहुत अच्छी बात कही और मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहती हूँ। मुझे लग रहा है कि इतने सारे क्षेत्र थे, मुझे लगा मैं 1 घंटे में समेट नहीं पाऊंगी, और देखिए 3 मिनट केवल बचे हैं। लेकिन हाँ, आप भी उसमें से एक हैं। हमारी बहुत प्रिय सखी शाइस्ता अंजुम उसमें से एक हैं, उसमें अमृता सिंह हैं। ये तो मैं सिर्फ पटना का आपको बता रही हूँ, जो मेरी आंखों देखी बात है। मित्रों, इतना महान काम ये लोग कर रही हैं, स्त्रियां, पुरुष भी कर रहे हैं। महिलाओं की माहवारी को लेकर उसके बारे में जागरूक करना, उसके बाद में नम्रता सिंह हैं, और उसके बाद अभी जो हम जिस कहा जाए काल कवलित काल से गुजरे हैं, कोरोना काल, इसमें इन महिलाओं ने वीरांगनाओं की तरह कमर कस के सड़क पर उतरकर जो मजदूरों के लिए उन्होंने सेवा की है, जो भूखों को उन्होंने भोजन मुहैया कराया है, जो दवाइयाँ दी हैं, और जिस प्रकार जन जागरण उन्होंने जगाया है, ये इसके लिए सचमुच आई सैल्यूट देम। उन सबको उनका नाम नहीं लिया मैंने, लेकिन जैसे हम जानते हैं किसी भी संस्कृति के, समाज के इतिहास में बहुत सारे अनाम योगदान देने वाले भी होते हैं, जिनका जो कुछ नींव का पत्थर बनते हैं। तो मुझे लग रहा है कि महिलाएं जिनका मैंने आज जिक्र नहीं किया, बहुत हैं, बहुत सारी छूट गई हैं, बहुत सारे क्षेत्र छूट गए हैं, है ना। साहित्य, संस्कृति, कला, गायन, नर्तन, अभिनय, कोई भी क्षेत्र छूटा नहीं। बहुतों का मैंने जिक्र किया, लेकिन फिर भी बहुत क्षेत्र, बहुत से नाम छूटे हैं। और जितना भी मैंने कहा उससे कहीं ज़्यादा महिलाओं ने, बिहारी स्त्रियों ने मुख्य धारा में प्रवेश किया है। कहीं खामोशी से, कहीं संवेद स्वर में, कहीं झंडा उठाकर, और कहीं चिल्लाकर, कहीं मोमबत्तियां जलाकर, लेकिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। और मुझे लग रहा है कि आज कुल मिलाकर अब मैं निष्कर्षतः कहना चाहूँगी कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उदीयमान होती है जो हमारे प्रदेश की नारियां हैं, ये लगता है हमारे उस उज्जवल बिहार के अतीत को लौटा लाने को संकल्पित हैं। और हम सबकी दुआएं, हम सबकी शुभकामनाएं, और हम सबकी कहा जाए कि मन से इनके साथ हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो बहुत अच्छा करें, इससे भी अच्छा करें। और सचमुच अब मैं क्या कहूँ, मतलब इतना कुछ बोलने के बाद मुझे लग रहा है कि अभी भी इतना कुछ बाकी है। मुझे लग रहा है कैलाश जी को एक और सत्र करना चाहिए। ये मेरी गुजारिश है उनसे कि जो छूट गया, क्योंकि कम से कम हमारे जितने भी यहाँ पर अभी 54-57 मुझे लोग दिख रहे हैं, कम से कम उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम शायद हमने सुनी थी, नहीं जानी थी। तो मैं एक बार फिर से कहूँगी कि बहुत शुक्रिया कैलाश जी, आपने मुझे इतना अच्छा ये मौका दिया। जी, हाँ, बिना विस्तृत चर्चा, बिल्कुल। मीनाक्षी जी का मैंने नाम लिया है। बहुत महिलाएं हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। नाटकों में, बिल्कुल सही कहा आपने गीता जी, नाटकों में विभा रानी है जो मुंबई में है। उसके बाद ये हैं अपनी जो हमारी कनुप्रिया हैं। ये देखिए, मेरा ज्ञान भी सीमित है, मैं बहुत अल्पज्ञ हूँ। मैं खुद को कोई बहुत ये नहीं समझती कि मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी हूँ। मेरे पास सूचनाएं एकत्रित करने की मेरा भी सीमित सोच है। तो मैं और इस पर अभी काम करूँगी। और मुझे लग रहा है कि जी, गीता जी ने कुछ कहा, आधुनिक कला में कई महिला किरदार धूम मचा रही हैं। बहुत सुंदर, सही कहा आपने। अर्चना सिन्हा जी, मैत्री कुमार जी, गीता जी, मुझे आपसे एक बार फोन पर बात करके और थोड़े नाम ले लेने चाहिए थे। चलिए, तो पूनम दास जी, बहुत सारे, और ज्योति स्पर्श जी, रश्मि सिंह भी बिहार की मूर्तिकार हैं। इस बार उन्हें
स्टेट अवार्ड मिला है। ज्योति, बहुत शुक्रिया इस सूचना के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैंने कहा ना, पत्रकारिता में बहुत स्त्रियां आई 80 के दशक में। बहुत सही गीता जी कह रही हैं, किरण शाहीन, इंदु भारती। सही कहा गीता जी, आपने भी तो पत्रकारिता में अपना परचम लहराया, उसके बाद आप साहित्य में आई। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आपके सुनने के धैर्य को मैं सलाम करती हूँ। मुझे लग रहा है कि जब वक्ता बहुत ही ज्यादा उत्साहित होता है, उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ होता है, तो उसे समय का भान नहीं रहता, उसका कंठ नहीं सूखता, उसे प्यास नहीं लगती। मेरे पास जबकि बेटा पानी का ग्लास रखकर गया है, लेकिन मुझे एक घूंट पानी भी पीने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई। लेकिन मैं आपको सलाम करती हूँ कि आपने सुनने का धैर्य रखा और आप अंत तक बने रहे और मेरा मनोबल बढ़ाया। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से फोक ब्रेन, आप सचमुच ये बहुत ही ब्रेन को आलोड़ित करने वाला, और मुझे भी आपने बहुत ज़्यादा ये कसरत कराई, और मुझे लग रहा है मैं बहुत समृद्ध हुई। आप मुझे विषय नहीं देते तो मैं शायद अपने बिहार की इतनी सारी जो स्त्रियां हैं, जो उपलब्धियां प्राप्त कर चुकी हैं, जो इतना कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। तो एक बार पुनः फोन आ रहा है, और बहुत बहुत धन्यवाद।